नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर के विधि विभाग का विभागाध्यक्ष आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आरोपी और दोष सिद्धि के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार एवं उससे संबंधित कुछ प्रमुख मामले। इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूं, कृपया हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए एवं हमारे इस चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो आइए जानें आरोपी और दोष सिद्धि के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार और उससे संबंधित कुछ प्रमुख मामले। हम अपराध होते ही आरोपी के प्रति सख्त हो जाते हैं। बहुत से मामलों में तो हम त्वरित न्याय की भी मांग कर रहे हैं। मीडिया में आरोपी पर ट्रायल चलाना भी आम सा हो गया है, परंतु भारतीय संविधान आरोपी और दोष सिद्धि दोनों व्यक्तियों को अनेक अधिकार प्रदान करता है। तो आइए जानें कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति केवल उस ही विधि के अंतर्गत अपराध का दोषी ठहराया जाएगा जो प्रवृत्त विधि है। प्रवृत्त विधि के अलावा वह किसी अन्य विधि के लिए वह दोषी नहीं ठहराया जा सकता और ना ही वह अधिक दंड का पात्र होगा। वह केवल उस ही दंड का पात्र होगा जिस दंड को प्रवृत्त विधि में बताया गया है। प्रवृत्त विधि से तात्पर्य उस विधि से है जो विधि वर्तमान में लागू है या चलन में है। इससे संबंधित मामला बुद्ध सिंह बनाम हरियाणा राज्य के मामले में यह माना गया है कि व्यक्ति को केवल वही ही दंड दिया जा सकता है जो अपराध करते समय प्रवृत्त विधि के अंतर्गत दिया जा सकता था। आइए जानें दोहरे दंड से संरक्षण। संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। यह उपबंध आंग्ल विधि के सिद्धांत नेमो डेबिट विस वेक्सेरी पर आधारित है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अनुच्छेद 20(2) के संरक्षण निम्न शर्तों पर हो सकता है। पहला, व्यक्ति का अभियुक्त होना आवश्यक है। दूसरा, अभियोजन या कार्रवाई किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष हुई हो और वह न्यायिक प्रकृति की रही हो। तीसरा, अभियोजन किसी विधि विहित अपराध के संबंध में हो जिसके लिए दंड का प्रावधान हो। आइए जानें आत्म अभिसंशय से सुरक्षा। संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत आत्म अभिसंशय से मुक्ति दी गई है। किसी भी अभियोजन में आरोपी को आत्म संशय के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उसे स्वयं के प्रति साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। संविधान में मिले इस अधिकार के लिए 3 शर्तें निर्धारित की गई है जो कि निम्न है। पहला, व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगाया गया हो। दूसरा, उसे अपने विरुद्ध साक्ष्य देना हो। तीसरा, और उसे अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया गया हो। इससे संबंधित मामला MP शर्मा बनाम सतीश चंद्र के मामले में यह अभी निर्धारित हुआ है कि FIR रिपोर्ट पुलिस द्वारा दर्ज होने पर ही व्यक्ति को आरोपी या अभियुक्त नहीं माना जाता, अपितु मजिस्ट्रेट द्वारा दिए जांच के आदेश पर भी व्यक्ति को अभियुक्त माना जाएगा। अमेरिकी संविधान में आत्मसंशय से मुक्ति केवल अभियुक्त ही नहीं वरन गवाहों को भी इससे मुक्ति दी गई है। आइए जानें पुलिस द्वारा FIR कॉपी दिए जाने का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को जब किसी मामले में अभियुक्त बनाया जाता है तो उस व्यक्ति को उस मामले में यह बताया जाता है कि उसे किस मामले में बंदी बनाया गया है तथा उस पर किन अपराध के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस उसे FIR की एक कॉपी सौंपेगी तथा अपने विरुद्ध लगे
मुकदमे की पूर्ण जानकारी देगी। आइए जानें जमानत का अधिकार। यदि अभियुक्त किसी जमानती अपराध में अभियुक्त बनाया गया है तो पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को यह जानकारी दी जाएगी कि किया गया अपराध जमानती है और इस अपराध में जमानत पर उसे छोड़ा जा सकता है। बंदियों के अधिकार और अनुच्छेद 21 सिद्ध दोष व्यक्ति भी अपने मूल अधिकारों से पूर्णतः वंचित नहीं होते हैं। इससे संबंधित मामला DBA पटनायक बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में यह माना गया है कि जेल की दीवारों पर बिजली का करंट देना या दौड़ाना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। व्यक्ति को संपत्ति का अर्जन करने, धारण और बयान करने का अधिकार। एक व्यक्ति को अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त प्रस्तुत अधिकार भी प्राप्त है, जिसे उसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बगैर वंचित नहीं किया जा सकता। आइए जानें निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। MH हॉटस्पॉट बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में यह निर्धारित किया गया है कि सिद्ध दोष व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाए और अपील के लिए निःशुल्क निर्णय की प्रतियां दी जाए। यदि व्यक्ति कानूनी सुविधाएं लेने के लिए असमर्थ है तो राज्य द्वारा उसे निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। न्यायाधिपति कृष्ण अय्यर ने कहा है कि निःशुल्क कानूनी सहायता राज्य का कर्तव्य है, न कि राज्य का दान। किसी व्यक्ति को बगैर कानूनी सहायता दिए सिद्ध दोष नहीं ठहराया जा सकता। अगर व्यक्ति निर्धन है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे कानूनी सहायता के अधिकार से वंचित किया जाए। हुस्न आरा खातून के मामले में भी यह माना गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अधीन युक्तियुक्त एवं ऋजु प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग है। न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह अभियुक्त से यह पूछे कि क्या उसे राज्य के खर्चे पर विधिक सहायता चाहिए, वह स्वयं विधिक सेवा लेने में समर्थ है या नहीं। इसके पश्चात हम जानेंगे एकांत कारावास के विरुद्ध संरक्षण। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन के मामले में पिटिशनर के प्रिजेंस एक्ट 1894 की धारा 30(2) की विधिमानता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वह संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का अतिक्रमण करता है, अतएव अविधिमान्य है। दोनों पिटिशनर तिहाड़ जेल में थे। सुनील बत्रा जो मृत्युदंड की सजा भुगत रहा था, उसने अपने एकांत कारावास का तथा चार्ल्स शोभराज जिसका परीक्षण चल रहा था, उसने अपने शरीर में लोहे की बेड़ी लगाने की इस आधार पर चुनौती दी कि इससे उसके प्राण और देहिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होता है। सुनील बत्रा की दलील को तो खारिज कर दिया गया, पर चार्ल्स शोभराज की दलील को सही माना गया। पंजाब जेल मैनुअल का पैरा 99 जो खतरनाक कैदियों को बेड़ी लगाने का उपबंध करता है, उसे विधि नहीं माना तथा 24 घंटे कैदियों को बेड़ी लगाकर रखने के नियम को समाप्त कर दिया गया। बाद में सुनील बत्रा के मामले में फिर सुनवाई कर कुछ नियम पारित किए गए और अंडर ट्रायल कैदियों के साथ सिद्ध दोष व्यक्ति की तरह बर्ताव करने पर रोक लगाई गई। कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार को प्रतिबंधित किया गया और परिचितों के मिलने तथा एकांत कारावास में सुरक्षा इत्यादि पर भी प्रतिबंध किया गया। इसके पश्चात हम जानेंगे शीघ्र विचारण का अधिकार। अब्दुल रहमान अंतुले बनाम RS नायक के मामले में उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक मामले के अभियुक्त के शीघ्रतर विचारण के लिए विस्तृत मार्गदर्शन सिद्धांत विहित किया है। इसमें न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त शीघ्रतर परीक्षण का अधिकार सभी स्तरों पर प्राप्त होता है, अर्थात अन्वेषण, जांच, परीक्षण, अपील, पुनरीक्षण और पुनर्लोकन पर प्राप्त है। यह सभी अधिकार अभियुक्तों को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 के अधीन भी उसे प्राप्त है। अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों में ही शीघ्र विचारण का प्रावधान रखा गया है, पर संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान तो नहीं है, परंतु अंतुले के मामले में यह माना गया है कि निश्चित ही अनुच्छेद 21 प्राण और देहिक स्वतंत्रता
में यह अधिकार निहित है। अभियुक्त को शीघ्रतर विचारण से वंचित नहीं किया जा सकता। आइए जानें पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु के लिए प्रतिकर। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ के मामले में पिटिशनर ने अनुच्छेद 32 के अधीन लोकहित वाद फाइल करके न्यायालय से प्रार्थना की कि इम्फाल पुलिस द्वारा नकली मुठभेड़ जिसमें 2 व्यक्ति मारे गए थे की जांच का आदेश दें, दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई निर्देश दें तथा मृतक के परिजनों को प्रतिकर प्रदान करें। न्यायालय द्वारा यह माना गया कि पुलिस मुठभेड़ में 2 व्यक्तियों को जान से मार डालना अनुच्छेद 21 में प्राण और देह स्वतंत्रता का सीधा उल्लंघन है। संप्रभु की विमुक्ति का सिद्धांत यहाँ लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि आरोपिता को पुलिस मुठभेड़ में मार डालना किसी भी सूरत में जायज नहीं है। मृतक के परिजनों को 1-1 लाख रुपए का प्रतिकर सरकार द्वारा प्रदान किया जाए। इसके पश्चात हम जानेंगे निरुद्ध व्यक्ति को अपने परिवार सदस्यों और वकील से बात करने का अधिकार। फ्रांसिस कोरेली बनाम संघ क्षेत्र दिल्ली के मामले में निवारक निरोध अधिनियम के अधीन निरुद्ध कैदी को अपने परिवार तथा वकील से मिलने का अधिकार प्राण और देह स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। न्यायालय ने वकील और परिवार के लोगों से मिलने को भी प्राण और देह स्वतंत्रता माना है तथा किसी भी आरोपी को परिवार तथा वकील से मिलने के लिए कोई शर्त निर्धारित नहीं की जा सकती। इसके पश्चात देखेंगे हम पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के विरुद्ध संरक्षण। पुलिस अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति और जेल में कैदियों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु जैसे घृणित काम से संरक्षण भारतीय संविधान द्वारा प्रदान करता है। यह संरक्षण प्राण और देह स्वतंत्रता के अधिकार में निहित होता है। इससे संबंधित मामला डी.के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में तो उच्चतम न्यायालय ने यह तक कह दिया है कि पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु होना विधि शासन द्वारा शासित सभ्य समाज में सबसे खराब अपराध है। इसके पश्चात हम जानेंगे गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा अपनी गिरफ्तारी की जानकारी अन्य को देना। गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह अपनी कुशलता चाहने वाले व्यक्ति जो उसका मित्र या नातेदार हो उसे अपनी गिरफ्तारी की जानकारी देगा, जिससे निरुद्ध व्यक्ति को उचित रिहाई के प्रबंध किए जा सके। इसके पश्चात हम जानेंगे निरुद्ध व्यक्ति को लोकेशन की जानकारी देना। पुलिस द्वारा निरुद्ध व्यक्ति को अपनी लोकेशन की जानकारी दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को अनजान स्थान पर लाकर नहीं पटका जा सकता। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान व्यक्ति को संपूर्ण जानकारी उस व्यक्ति को देनी होगी। पुलिस उसे किस स्थान पर लेकर जा रही है और किस स्थान पर रख रही है, इसकी जानकारी पुलिस को देनी अनिवार्य होगी। तत्पश्चात हम जानेंगे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना। व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का प्रावधान अनुच्छेद 22 में रखा गया है। मजिस्ट्रेट के आदेश के बगैर व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक पुलिस अपनी अभिरक्षा में नहीं रख सकती। आगे पुलिस को निरुद्ध व्यक्ति को अधिक समय के लिए अपनी अभिरक्षा में लेने के लिए मजिस्ट्रेट से समय लेना होगा। मजिस्ट्रेट द्वारा दिए समय तक ही पुलिस द्वारा व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में रखा जा सकता है। आई होप यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।